अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 31 कैफ 1 का स्टार्ट हो गया जी। अच्छा जी, बोरिंग कॉस्ट हमने स्टार्ट किया था कल। बात ये हुई थी कि बोरिंग यानी लोन पर कुछ कॉस्ट्स इनकर होती हैं जिनको बोरिंग कॉस्ट कहा जाता है। अगर ये लोन हमने किसी क्वालिफाइंग एसेट को बनाने के लिए लिया है, स्पेसिफिकली इसी काम के लिए लिया है, तो इस लोन का इंटरेस्ट प्लस दूसरी कॉस्ट यानी इस लोन की बोरिंग कॉस्ट जो है वो उस क्वालिफाइंग एसेट की कॉस्ट में ऐड होंगी। लेकिन कमेंसमेंट है लेटर ऑफ ये 3 डेट्स और सिजेशन होगी वर्क कंप्लीशन। तो इस मुद्दत की बोरिंग कॉस्ट जो है वो एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। अब इससे पहले कोई बोरिंग कॉस्ट इनकर होने लग गई है, जैसे मसलन लोन पहले आ गया लेकिन कंस्ट्रक्शन बाद में स्टार्ट हुई, तो बैंक ने तो ये नहीं कहना कि अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो इंटरेस्ट ना दो। बैंक ने तो जिस दिन लोन देना है उस दिन से इंटरेस्ट लेना शुरू कर देना है। तो कमेंसमेंट नहीं हुई, इंटरेस्ट पहले इनकर होने लग गया, या सिजेशन हो गई, इंटरेस्ट बाद में भी इनकर हो रहा है। इंटरेस्ट तो तब तक इनकर होता रहेगा ना जब तक लोन आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। तो इस ब्रैकेट के अलावा कोई भी इंटरेस्ट है वो एक्सपेंस पीएनएल के अंदर जाकर बन जाएगा, वो एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं हो सकता। फिर साथ ही हमने इन्वेस्टमेंट इनकम का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर स्पेसिफिकली लोन लिया ही इस क्वालिफाइंग एसेट के लिए गया था और वो सारा आपको पता है एकदम यूज नहीं होना, क्योंकि स्पेसिफिकली इस प्रोजेक्ट के लिए है तो वक्तन फवक्तन वो फारिग होता है, ठीक है, थोड़ा सा यूज हुआ फिर पड़ा हुआ, तो उसको इन्वेस्ट करके इन्वेस्टमेंट इनकम कमाई जाती है। तो सादा असूल क्या है, जिस ब्रैकेट का इंटरेस्ट एसेट में ऐड हुआ उसी ब्रैकेट के दौरान अगर कोई इन्वेस्टमेंट इनकम आई है इस स्पेसिफिक लोन को इन्वेस्ट करके सरप्लस फंड्स को, तो वो इनकम भी इसी ब्रैकेट के दरमियान वाली एसेट की कॉस्ट में से माइनस होती है। तो जिसको हमने बोरिंग कॉस्ट की वर्किंग में वहीं पे नेट करना जो है वो सीख लिया था, ऐसे ही है। अब जैसे मैंने अर्ज किया कि इस ब्रैकेट से पहले अगर कोई इंटरेस्ट इनकर होने लग गया या इस ब्रैकेट के बाद यानी कि कमेंसमेंट से पहले कोई इंटरेस्ट इनकर होने लग गया है या सिजेशन के बाद कोई इंटरेस्ट इनकर हो रहा है, तो वो कहाँ जाता है, पीएनएल में। तो इसी तरह से अगर कोई इन्वेस्टमेंट इनकम इस कमेंसमेंट से पहले अर्न होने लग जाए या सिजेशन के बाद भी अर्न होती रहे तो वो भी कहाँ जाएगी, पीएनएल में अदर इनकम बन जाएगी। बड़े बड़े सादा सा असूल है। अब इसी के अंदर मंडे को हम इंशाल्लाह करेंगे ये सस्पेंशन। यहाँ पे बात हुई थी कि अगर 1-2 महीने किसी वजह से काम रुक जाए तो उस दौरान क्या करना है बोरिंग कॉस्ट का, तो वो 2 तरह की सस्पेंशन पढ़ेंगे। रूटीन को इग्नोर करेंगे, नॉन रूटीन को हम जो है वो देखेंगे सवाल में क्या करना है। तो जो ट्रीटमेंट इंटरेस्ट एक्सपेंस के साथ हो रहा होगा वही वहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट इनकम के साथ। तो बड़ा सादा सा असूल है। स्पेसिफिक लोन का इंटरेस्ट कमेंसमेंट डेट से स्टार्ट होकर सिजेशन डेट तक का एसेट में ऐड होना है। इससे पहले कोई इनकर हो या इसके बाद इनकर हो तो वो कहाँ जाएगा, पीएनएल। अगर है तो लोन है तो इंटरेस्ट तो है। इसी तरह से जो इस स्पेसिफिक लोन के सरप्लस फंड को इन्वेस्ट करके इन्वेस्टमेंट इनकम आई है, वो इन्वेस्टमेंट इनकम भी कमेंसमेंट डेट से बाद और सिजेशन डेट से पहले वाली कहाँ जाएगी, एसेट की कॉस्ट में लेस होगी, माइनस होगी। और अगर इससे पहले कोई अर्न हो रही है या बाद में अर्न हो रही है तो वो फिर कहाँ चली जाएगी, पीएनएल में, ठीक है। बाकी हमने क्वालिफाइंग एसिड देखा था, वगैरह वगैरह बात हुई थी। चौथा सवाल होमवर्क में दिया था, तीसरा भी हो गया होगा, कोई मसला तो नहीं। चौथा असल में बिल्कुल 5वें जैसा था, इसलिए चौथा होमवर्क में दिया था, ऐसे ही है। आज मैंने आपको 6वां 7वां करवाना है, फिलहाल तो ये प्लान में है, हो जाए तो, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए, जो किया है उसकी मजीद ताकीद मजीद। जी चौथा भी करवा दूं? नहीं, वैसे प्रैक्टिस नहीं करानी, अच्छी वाली प्रैक्टिस करानी। आपको किसने कहा वैसे प्रैक्टिस करानी है? वैसे नहीं प्रैक्टिस करानी। आपको मैं बताता हूं, ये सवाल आपने होमवर्क में करना है। क्योंकि इस सवाल में लोन रिसीव, वर्क स्टार्टेड और फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट सेम डेट पे है। तो ऐसे सवाल हमने पिछले दोनों किए हैं, तो वैसे नहीं कराना।
कुछ नया करना है, ठीक है ना। वो नया आपको क्वेश्चन नंबर 2 में मिल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्लास वर्क है, इसको ज़रा पढ़ते हैं और कर लेते हैं फटाफट। दिल तो बड़ा है कि ये आप पहले करें, लेकिन अब क्या करें, आप लोगों ने टाइम लगा देना है, बहुत मिल के करते हैं। कोई नहीं, आप पहला सवाल करिएगा घर पे, ठीक है, मिल के पढ़ते हैं। कैलकुलेट करें बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। जब भी ये अब ये वाली वर्किंग आएगी आपके दिमाग, देखो मैंने आपको कहा था कि सिर्फ ये रिक्वायरमेंट भी मांग सकता है, वो सिर्फ ये रिक्वायरमेंट मांग ले या सिर्फ ये रिक्वायरमेंट मांग ले, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। तो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग भी मांग ले तो बोरिंग कॉस्ट वाली वर्किंग करनी पड़ेगी। बोरिंग कॉस्ट निकलेगी जो कैपिटलाइज होने वाली है, वो एसिडी कॉस्ट में ऐड होगी तो एसिडी कॉस्ट निकलेगी। और सिर्फ बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज भी मांग सकता है। फिर इससे आगे भी जा सकता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स भी बनवा सकता है। तो इस सवाल में तो सारा कुछ ही है, ठीक है। तो अहम बात क्या है, प्रैक्टिस करते करते बार बार ये बात दिमाग में नक्श हो जाए कि कॉस्ट ऑफ एसिड के अंदर क्या आता है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, बाकी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट जो IAS 16 ने कही, और बोरिंग कॉस्ट जो हमने IAS 23 के तहत निकाली है कैपिटलाइज होने के काबिल। फिर बोरिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटलाइज में क्या क्या आता है, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन लेस इन्वेस्टमेंट इनकम उसके सरप्लस फंड की, नेट इंटरेस्ट स्पेसिफिक लोन का जाता है, और इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन। ये टोटल आ गया, ये दूसरी चीज़ आ गई। तीसरी चीज़, एक्सट्रैक्ट्स बनाने हो तो भाई इस सारे समझ लें चैप्टर से रिलेटेड क्या क्या बस P&L बैलेंस शीट में जाता नजर आ रहा है। आपका एसेट बन गया है तो उसकी डेप्रिसिएशन जा सकती है बैलेंस शीट में, उस एसेट की बुक वैल्यू। आपका लोन है तो वो लोन आउटस्टैंडिंग आपकी बैलेंस शीट में नजर आ सकता है, और उसका रिलेटेड वो इंटरेस्ट जो एसेट की कॉस्ट में ऐड होने से रह गया पर इनकर हुआ तो इंटरेस्ट एक्सपेंस आ सकता है। और अगर आपका जो इंटरेस्ट है वो पे नहीं हुआ बल्कि पेएबल है तो वो भी बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज में आ सकता है। प्लस आपका किस्तों वाला लोन है तो फिर जो किस्तें उस लोन की अगले 1 साल में पे होती नजर आएंगी वो करंट में, और बाकी तो मैक्सिमम यही हो सकता है इस टॉपिक में, और तो कोई चीज़ है नहीं। IAS 23 मिक्स हो जाए IAS 16 के साथ तो क्या होना है मैक्सिमम, बस यही। P&L के अंदर डेप्रिसिएशन आ सकती है एसेट की, और उस एसेट की कॉस्ट में बोरिंग कॉस्ट भी शामिल हो। फिर P&L के अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस आ सकता है, इन्वेस्टमेंट इनकम भी आ सकती है जो नहीं है कैपिटलाइज और माइनस होता है। इंटरेस्ट एक्सपेंस कैपिटलाइज नहीं हुआ P&L में आता है, इनकम माइनस नहीं हुई P&L में आती है, ठीक है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस या इनकम भी आ सकता है। बैलेंस शीट के अंदर वो एसेट जो तैयार हो गया वो आफ्टर डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू पे नजर आ सकता है। लोन आउटस्टैंडिंग नजर आएगा बैलेंस शीट में, करंट नॉन करंट की बाइफर्केशन के साथ भी हो सकता है, और इंटरेस्ट पेएबल भी नजर आ सकता है। हाँ, एक और चीज़ इस सवाल में आ जाए कि जैसे ईयर एंड पर कॉन्ट्रैक्टर ने बिल तो दे दिया लेकिन हमने पे नहीं किया तो पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बात बाहर इससे बाहर नहीं जाएगी, ठीक है। अब सवाल के अंदर बिल्कुल वैसा ही सवाल है जैसा हमने क्लास के अंदर किए थे, बिल्कुल वैसा ही सवाल है। लोन रिसीव हो रहा है 1 जनवरी को, लेकिन प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है 1 फरवरी को, और फर्स्ट पेमेंट भी किस दिन हो रही है। अब ये एक अच्छा सवाल है। इसकी वजह यह है कि पहला 1 महीना आ गया, जिस 1 महीने के दौरान एक्सपेंस तो इनकर होगा पर वो बैलेंस शीट वो एसेट में ऐड नहीं हो सकता क्योंकि कमेंसमेंट डेट तो होगी 1 फरवरी। फिर चूँकि सवाल में उसने लिखा हुआ है इंटरेस्ट रेट 20% है एंड सरप्लस फंड्स जो हैं वो 15 पे इन्वेस्ट होते हैं, तो इन्वेस्टमेंट इनका कॉन्सेप्ट भी है। अब लोन पहले दिन आ गया तो पहले दिन से ही वारे पड़ा तो इन्वेस्ट हो जाएगा, तो 1 महीने की इनकम भी निकलेगी, वो इनकम भी P&L में जानी है। तो ये इसलिए अच्छा सवाल है जो मैंने आपको करवाना चाहा। शायद किसी पास पेपर में भी ऐसा हो, वैसे कम ही हुआ है, जैसे सवाल किए हैं उस तरह के ज़्यादा केसेस होते हैं आसान वाले। बहरहाल ऐसा भी हो जाए तो मसला कोई नहीं है, अपने असूलों पे हमने कायम रहना है, ठीक है। ये ज़रा छोटा सवाल है, अगर इसके अंदर जनरल लोन भी डाल दें जो आज पढ़ाना है तो ये 6 से 8 नंबर का सवाल आ सकता है। अगर सिर्फ इसकी बात करें तो ये सवाल समझ लें कोई 5 नंबर का होना चाहिए, 4 से 5 नंबर का इनफ है, इतना काम नहीं है, ठीक है। या जनरल लोन वाला अगर साथ ही आ जाए तो वो बीच में ऐड करके 7-8 नंबर का बन जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। अच्छा जी, अब रिक्वायरमेंट है एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं। एक्सट्रैक्ट्स में एसिड की कॉस्ट भी चाहिए हमें, ठीक है, और एसिड की कॉस्ट के लिए हमें बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज भी निकालनी है। तो वही सारा काम जो हमने कल भी किया था। कंपनी का नाम कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन नंबर
2 है, पेज नंबर 63। कंपनी XYZ, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम के एक्सट्रैक्ट्स फॉर द ईयर एंडेड, क्या ईयर एंड जी? 2015। अच्छा, 15 और सिर्फ 15 है या 15 और 14 भी है? सिर्फ 15 है, चलो तो अच्छा हो गया, एक साल ही है। 31 दिसंबर 2000। डेप्रीसिएशन आ सकती है, इंटरेस्ट आ सकता है, इनकम आ सकती है, 4-5 लाइनें हमने छोड़ दी। कंपनी XYZ, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स एज ऑन 31 दिसंबर 15। उसमें फिर नॉन करंट एसेट्स में आपका एसेट आ सकता है, फिर करंट एसेट तो मुझे कोई नज़र आया नहीं, मैं नहीं लिख रहा, आप 3-4 लाइनें छोड़ दें। फिर नॉन करंट लायबिलिटीज़ में लोन आ सकता है, फ़िलहाल तो मुझे नहीं पता, कहीं पे लिखा हुआ नज़र आया हो कि लोन किस्तों वाला है, किस्तों वाला लोन होगा तो फिर उसको प्रेजेंट करना है P&L के अंदर, तो उसमें फिर किस्तें पे हो रही होती हैं। कोई एक आधा सवाल करेंगे आसान सा कोई, जिसके अंदर ये काम भी करेंगे हम इंशाल्लाह, पर फिलहाल इसकी ज़रूरत ऐसा पड़ नहीं रही। आ जाओ भाई। अब अच्छा सॉरी, फॉर्मेट बन रहा था दिमाग के अंदर, वो तो ज़रूरत के हिसाब से चलता जाएगा। उसके बाद हमें चाहिए एसेट की कॉस्ट। एसेट की कॉस्ट होगी तो ही उस पर डेप्रीसिएशन आएगी, तो ही उसकी बुक वैल्यू हम एसेट की शो करेंगे बैलेंस शीट में। है क्या चीज़? प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, सिर्फ बिल्डिंग ही है। हाँ, बिल्डिंग एंड पे रिक्वायरमेंट में लिख दिया है ना, तो चलो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग लिख लो। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग में क्या कुछ आता है जी? कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स कॉस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ गई। फिर परमिट फी आ सकती है, मैप फी आ सकती है, कंसल्टेंट फी आ सकती है। इधर अगली लाइन में लिख लेते हैं, एक ही लाइन में भी लिख सकते थे, कंसल्टेंट फी आ सकती है, एटसेट्रा। ये वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट हैं बिल्डिंग से रिलेटेड जो IAS 16 ने हमें ऐड करवाई थी। अगर यही प्लांट होता तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ सकती है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट आ सकती है, टेस्ट रन कॉस्ट आ सकती है, कंसल्टेंट कॉस्ट आ सकती है, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट आ सकती है। ये वो चीज़ें हैं जो IAS 16 ने हमें डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कह के ऐड करवाई होती हैं। तो बिल्डिंग के अंदर नॉर्मली इस तरह की डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट होती हैं। बिल्डिंग तो नहीं ना ट्रांसपोर्ट करके लाते, बिल्डिंग इंश्योरेंस इन ट्रांजिट रास्ते में तो नहीं ना कराते, बिल्डिंग तो टेस्ट रन नहीं ना हो रही होती, चला के देखें बिल्डिंग चलती है सही है नहीं। तो इसलिए ज़रा डिफरेंट तरह के डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट बिल्डिंग में आ जाते हैं, प्लांट में उसी तरह के जैसे पड़े हुए हैं। तो ये IAS 16 ने हमें ऐड करवाए थे। ओके, उसके बाद नई चीज़ क्या पड़ी थी? बोरोइंग कॉस्ट। ठीक है जी, ये बोरोइंग कॉस्ट जो हैं टू बी कैपिटलाइज नहीं लिखना यहाँ पे, ये तो कैपिटलाइज निकाल कर वहाँ से फिर यहाँ पे आके हमने लिखी होती है ना, टू बी कैपिटलाइज निकाली है, फिर यहाँ पे क्या करते हैं हम, दरअसल इनको कैपिटलाइज ही कर रहे होते हैं। तो ये बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज जो है ये हमें IAS 23 ने बताया। ठीक है जी, तो यहाँ से हमारे पास एसेट की कॉस्ट आ जाएगी, और एसेट की कॉस्ट के लिए हमें अब ये चाहिए, तो ये वर्किंग नंबर 2 में निकाल देते हैं। बोरोइंग कॉस्ट टू बी, तो ये बार बार इस फॉर्मेट को मैं लिख रहा हूँ, 2 से 3 दिन में ये आपको याद हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी तो याद हो ही होगा तकरीबन। उसमें फिर ये फ़ायदा होता है कि आपको स्पेसिफिकली जो चीज़ मांगी जाए वो आपके दिमाग में ना नक्शा मौजूद होता है पूरे टॉपिक का। यार ये है, अभी ये सिर्फ स्पेसिफिक लोन चल रहा है, अभी जनरल नहीं आया। आज जनरल लोन कराना है तो उसको भी इसी सारे फॉर्मेट में फिट करना है, अलग से उसका हमने कुछ नहीं करना। रिसीट पेमेंट में ही एक कॉलम जनरल लोन का डालेंगे, हालांकि रिसीट पेमेंट से तो हम निकाल रहे होते हैं इन्वेस्टमेंट इनकम के लिए बैलेंस, तो जनरल लोन उधर क्यों जा रहा है वो भी पता लग जाएगा अभी इंशाल्लाह आज। ठीक है, तो फिर फॉर्मेट यही रहना है हमारा, बस इसमें रिसीट पेमेंट के अंदर 1-2 चीज़ें ऐड होनी है, फॉर्मेट इससे बाहर इंशाल्लाह नहीं जाएगा। टॉपिक इतना सही है बस। तो सबसे पहली चीज़ क्या है जी? लोन प्रोसेसिंग चार्जेस वगैरह। ये लोन प्रोसेसिंग चार्जेस मैंने एक सिंबॉलिक चीज़ लिखी है, यहीं पे बैंक चार्जेस आ सकते हैं, कमिटमेंट फ़ी आ सकती है, तो मैंने इसलिए आगे क्या लिख दिया, एटसेट्रा। ये वो
बोरिंग कॉस्ट है जो नॉर्मली वंस होती है। जब लोन आया तो ये जरी मिसाल के तौर पे अगर ये वर्किंग मैं 2 साल के लिए करूं, हमारा प्रोजेक्ट 2 साल पे फैला हुआ है मसलन, तो पहले साल की बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज में कमिटमेंट फी आएगी, दूसरे साल की बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज में नहीं आएगी। ये नॉर्मली वंस होती है। एक सवाल है हमारा गालिबन पास पेपर 10 है ग्रेनाइट कॉरपोरेशन के नाम से, उसमें हमने 2 साल के लिए ये वर्किंग करनी है, यानी हमारा एक प्रोजेक्ट है वो 2 साल पे फैला हुआ है। मसलन हमारा ईयर 31 दिसंबर है, हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ 1 जुलाई को और जाके अगले साल 31 मई को ख़त्म हुआ। तो 1 जुलाई से शुरू होके 30 जून तक 31 दिसंबर तक 6 महीने एक साल में चला और 5 महीने 11 महीने प्रोजेक्ट चलता रहा। फैल तो 2 साल में गया, तो 2 साल की वर्किंग इस तरह से करेंगे इंशाल्लाह। पर उसमें फिर ये ध्यान में रखिएगा कमिटमेंट फी या लोन प्रोसेसिंग चार्जेस वगैरह जो होते हैं नॉर्मली वंस होते हैं। जब बैंक ने आपको लोन दिया एक बार ये चार्ज कर लेते हैं कॉस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ जो पीरियडिकली आती है, जब तक लोन आउटस्टैंडिंग रहेगा तब तक इंटरेस्ट आता रहेगा, स्पेसिफिक लोन का इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन्स, वेरी गुड, इंपॉर्टेंट है ये एस भी। आज तो एक लोन चल रहा है, कल तक शायद एक चले, परसों 2 3 आने लग जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक के साथ जो किया वही 2 के साथ, वही 3 के साथ, कुछ चेंज नहीं करना, ठीक है। तो सारे लोन्स का इंटरेस्ट यहाँ पे आ गया। उसके बाद इसी में से लेस करते हैं हम इन्वेस्टमेंट इनकम। अब ये इन्वेस्टमेंट इनकम हमने किसके नीचे लिखी है? स्पेसिफिक लोन के नीचे। तो ये बेसिकली इस वर्किंग में इन्वेस्टमेंट इनकम सरप्लस फंड वाली सिर्फ स्पेसिफिक लोन के सरप्लस फंड वाली आएगी। बाकी अगर आपने एक सरप्लस पड़ा था कोई जनरल लोन का, कोई और पैसे का, वो कहीं इन्वेस्ट किया तो इनकम आएगी आपको, वो आपकी ही इनकम है, लेकिन वो पुराने इंट्रो वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से अदर इनकम पीएनएल के अंदर चली जाएगी, एसेट की कॉस्ट में। जैसे इंटरेस्ट बचपन में ऐड नहीं करते थे, इन्वेस्टमेंट इनकम भी यहां माइनस नहीं करेंगे। इन्वेस्टमेंट इनकम आ सकती है आपको, लेकिन इधर इस वर्किंग में माइनस कौन सी इन्वेस्टमेंट इनकम होगी? जो स्पेसिफिक लोन में से सरप्लस फंड था इन्वेस्ट होकर जो आई है, ठीक है, ओके। तो लेस इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन बैलेंस ऑफ स्पेसिफिक लोन, ठीक है। उसके बाद आखिरी चीज क्या थी हमारी? इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन, ये इंशाल्लाह आज पढ़ेंगे। जरा पहले ये वाला पक्का कर लेना जो कल पढ़ा था, जरा वो पक्का कर रहा हूं मैं अभी, ठीक है। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन। आपकी जिंदगी बड़ी आसान हो चुकी है, आपको शायद पता हो। सिंगल एंट्री का एक टॉपिक निकला आपके सिलेबस से, सिर्फ निकला है, उसकी जगह कुछ नहीं आया। अब वो टॉपिक तकरीबन 12 से 15 लेक्चर्स ले जाता था, 12 से 15, यानी आइए 16 के बाद सबसे ज़्यादा टाइम वो लेक्चर वो टॉपिक ले जाता था, निकल गया। वैसे अच्छा टॉपिक था मेरे हिसाब से। बहरहाल हम क्या कर सकते हैं, हमें तो सिलेबस दिया जाता है, फिर पर्चा भी हमें दिया जाता है, हम तो सिर्फ तैयारी कर सकते हैं ना। तो चलो अच्छा, आपके हिसाब से चलो अच्छा है, ठीक है। उसके बाद आपके सिलेबस में से IS 38 निकल गया, उसकी जगह रेशोज आ गया। मैं समझता हूँ IS 38 से रेशोज में निस्बतन टाइम कम लगता है। तो देखा जाए तो आपका थोड़ा काम रिलैक्स ही हुआ है, ज़िंदगी थोड़ी सी, बताया था ना आपको क्या क्या चेंजेस आई हैं, ठीक है। तो रेशोज आपका आ गया है, IS 38 निकल गया है। तो मोर और लेस मतलब ठीक है, आप अगर सुकून से तसल्ली से भी करें तो मेरे ख्याल में आपको थोड़ा सा कुशन ही मिला है। तो बहुत ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा क्लासेस पढ़ने का, को बोझ लेने का मसला नहीं होगा, आप आराम से अल्हम्दुलिल्लाह कर सकते हैं इसको। तो पर्चा पास करना ज़रूरी है बस, ठीक है, होना भी आसान है ये वाला पर्चा पास। तो यहाँ पर चीज़ें आएंगी जी, ऐसे मैं वो बाद में भर लूँगा फिर इसको, ठीक है जी। तो ये जनाब आपका लेस कर देंगे इसमें से इन्वेस्टमेंट इनकम को, तो नेट इंटरेस्ट एक्सपेंस स्पेसिफिक लोन का आ जाएगा। उसके बाद जनरल लोन का इंटरेस्ट, और फिर यहाँ से आपके पास बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद अगर इन्वेस्टमेंट इनकम नज़र आ गई है या इवन जनरल लोन आ जाएगा अभी आज से ऑनवर्ड्स,
यूं कह लें रिसीट पेमेंट तो तकरीबन हर सवाल में आप बना ही लिया करेंगे। कोई ऐसा सवाल मुझे अब नज़र नहीं आ रहा, जब पूरा सीख लेंगे ना ये वाला टॉपिक, अभी आज जनरल लोन भी सीख लेंगे तो रिसीट पेमेंट ने बना ही करना है, ठीक है। तो ये भी पक्की वर्किंग हुआ करेगी हमारी, रिसीट पेमेंट स्केड्यूल। और रिसीट पेमेंट स्केड्यूल जो है इसमें कॉलम्स आते हैं जी, डेट, डिस्क्रिप्शन जी, वर्किंग 3 है जी। जी भाई आवाज नहीं आ रही। जनरल लोन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा ना भाई, अभी पढ़ाया है, पढ़ाना है। मैं बोल रहा हूं कि मैंने पढ़ाना है तो पहले आपको कैसे बता दूं, पढ़ाता हूं। डिस्क्रिप्शन, फिर स्पेसिफिक लोन्स, और फिर बैलेंस। अब रिसीट पेमेंट स्केड्यूल में क्या कुछ आएगा आज ये भी डिसाइड करके ही आगे चलते हैं, ठीक है जी। लिखें यही रिसीट पेमेंट स्केड्यूल के साथ ही लिख लें। कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स इसमें आती हैं, उधर ही रखा है, उधर रखा है। रिसीट में कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स आएंगी, स्पेसिफिक लोन की रिसीट, स्पेसिफिक लोन की रीपेमेंट। हाँ लिख लें, ऐसे लिख लें, मैं लिख देता हूँ। रिसीट पेमेंट स्केड्यूल में क्या क्या आएगा, कितने लिखिए। रिसीट पेमेंट स्केड्यूल में क्या कुछ आएगा, ये तो गंदी बढ़ जाएगा, चलो खैर हो जाएगा गुजारा जी। रिसीट पेमेंट स्केड्यूल में स्पेसिफिक लोन का आना और स्पेसिफिक लोन का रीपे होना। स्पेसिफिक रिसीट पेमेंट स्केड्यूल में स्पेसिफिक लोन रिसीट्स आएंगी, यानी जब लोन आएगा, फिर स्पेसिफिक लोन रीपेमेंट्स, अगर लोन वापस हो, अभी तक आपके किसी सवाल में नहीं हुआ, होगा तो देखेंगे आना इसी में। स्पेसिफिक लोन का आना भी इधर आएगा, जाना भी। फिर स्पेसिफिक लोन पर अगर कोई इंटरेस्ट पे किया आपने, इंटरेस्ट पेड, वो भी यहां पे आएगा। अच्छा ये तो होगी स्पेसिफिक लोन की चीजें। चौथी चीज कंस्ट्रक्शन की पेमेंट्स भी इसमें आएंगी, कल आ रही थी ना जी। कल असल में हमने पहली बार बनाया है तो सिर्फ स्पेसिफिक लोन का आना था और उसके बाद कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स थी। स्पेसिफिक लोन रीपे नहीं हो रहा था और इंटरेस्ट जो है वो पे हुआ होगा, लेकिन हमारी कमेंसमेंट सेशन के बाद की कहानी चली गई थी, इसलिए हमारी जान उससे छूट गई थी। मसला उन सवालों में आएगा आगे चल के पास पेपर के सवालों में, जब वो यूं कहेगा 6 महीने बाद लोन की किस्त भी पे होनी है और 6 महीने का इंटरेस्ट भी होना है, तो हमारी ये कमेंसमेंट सेशन के दरमियान की कहानी चल रही होगी और उसमें इंटरेस्ट पे भी हो रहा होगा, तो वहाँ पे फिर ये यूज़ करना पड़ेगा। मैंने कहा बता दूँ ना मैक्सिमम क्या चीज़ें आती हैं। और पांचवी चीज़ लिख रहा हूँ, लिख दूँ, पेमेंट आउट ऑफ जनरल लोन। क्या चीज़ जी? पेमेंट्स आउट ऑफ। अब ये समझ नहीं आएगी फिलहाल क्योंकि जनरल लोन अभी मैंने इस सवाल के बाद करवाना है, तो इसलिए बस एक लिस्ट सी बन जाए, वो पूरी आ जाए, कहीं पे आप लिख रहे हैं तो ये 5 चीज़ें आएंगी जी इसमें, ठीक है। स्पेसिफिक लोन का आना, स्पेसिफिक लोन का वापस होना, स्पेसिफिक लोन का इंटरेस्ट पे होना, कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स और पेमेंट्स आउट ऑफ जनरल लोन, ये रिसीट पेमेंट के अंदर हमारे आया करेंगी। फिलहाल इतना काफ़ी है, तो ये मैंने इस तरह से कहा था, कहीं सज्जे खबे लिख लें। चलें जी सवाल शुरू करें, पता नहीं किधर को निकल गए हम बातों बातों में। क्वेश्चन 2, लोन रिसीव हुआ है यकम जनवरी 15, प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है यकम फरवरी 15, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट है जी यकम फरवरी 15 पे ही, ठीक है।
तो कमेंसमेंट सीजेशन वाली वर्किंग छोटी सी किसी सजे खबे जगह पे कर लें, फिलहाल तो हम कर ही रहे हैं इस वर्किंग को, ठीक है। इस वर्किंग का को मैं नाम शाम नंबर भी नहीं रखता, बस ऐसे ही है, ये ज़बानी वाली वर्किंग है, लेकिन फिलहाल लिख इसलिए रहे हैं कि याद हो जाए ये रूल हमें, ठीक है। तो कमेंसमेंट है जनाब लेटर ऑफ लोन रिसीव्ड, वर्क स्टार्टेड, फर्स्ट पेमेंट, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट जो होती है, और सीजेशन हम किया करते हैं जब काम कंप्लीट हो जाए, अनलेस के पहले ईयर एंड आ जाए, तो वहां पे तो हर चीज ही रुक जाती है, ठीक है जी। अब लोन रिसीव हुआ यकम जनवरी को, वर्क स्टार्टेड और फर्स्ट पेमेंट आ रहा है यकम फरवरी को, और वर्क कंप्लीट हो रहा है यकम अक्टूबर को। तो यहाँ पे हमने लिखा जी यकम जनवरी, साल 15 है, फिर यकम फरवरी 15, यकम फरवरी 15, तो इनमें से लेटर कौन सी हो गई, तो जनवरी को छोड़ दिया हमने, और फरवरी से कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट होगी, मतलब इस दिन से इंटरेस्ट बोरिंग कॉस्ट एसेट की कॉस्ट में ऐड होना शुरू होंगी। इस दिन से पहले भी इंटरेस्ट इनकर हो सकता है, बैंक को पे कर रहे होंगे, पर यहाँ पे असूल क्या पढ़ाया जा रहा है, यकम फरवरी से बोरिंग कॉस्ट एसेट की कॉस्ट में ऐड होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और वर्क कंप्लीट हो रहा है यकम अक्टूबर 15, यानी 30 सितंबर भी कह सकते हैं। तो ये क्या बन गया जी, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, कितने महीने बने, 8 महीनों का इंटरेस्ट, ये आप क्या कर सकते हैं जी, कैपिटलाइज। अब ये सबसे आसान नॉर्मली वर्किंग हुआ करेगी आपकी, ये मार्क्स जो लेने हैं ना आपने, सबसे आसान ही होंगे, क्योंकि लोन आउटस्टैंडिंग आपको नज़र आ रहा होगा, उस पर इंटरेस्ट रेट लगाएंगे और इन मंथ्स को अप्लाई करके सबसे पहली फिगर आप ये निकाल लिया करेंगे, ठीक है। सही हो गया। लोन कितना आया जी, 20 मिलियन का। अब 20 मिलियन के ऊपर 20% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट निकलना है। ये इंटरेस्ट पूरे साल का होना है, क्योंकि लोन किस दिन आया है, यकम जनवरी को, ऐसा ही है। तो ये पूरे साल का इंटरेस्ट जो है वो बैंक ने लेना है, यहां कर ली, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। अच्छा जी, अब मामला ये है, लोन तो यकम जनवरी से आ गया, लेकिन कैपिटलाइजेशन यकम फरवरी से चलेगी और 30 सितंबर तक। अब लोन ना पूरा वापस हुआ है, ना कोई किस्त वापस हुई है, ऐसे ही है, लिख ले भाई। तो लोन तो पूरे का पूरा आउटस्टैंडिंग है, 8 महीनों का इंटरेस्ट जो है, ये 8 महीनों का इंटरेस्ट जो है ये हमने क्या करना है, कैपिटलाइज। पर बैंक ने क्या कहना है, भाई सिर्फ 8 महीने कैपिटलाइज किया तो मुझे भी 8 महीने का इंटरेस्ट दे दो, पूरे 12 महीने का। तो फिर ये पहला 1 महीना और आखिरी 4 महीने, 3 महीने, टोटल 4 महीने, ये कितने चले जाएंगे जी, इसका इंटरेस्ट कहाँ जाएगा, इसका इंटरेस्ट पीएनएल में चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मज़ा तब आता अगर, मैं बताता हूँ मज़े का सवाल क्या होता, अगर यकम जनवरी को लोन आता, 30 जून पे इस 20 मिलियन के लोन में से लेट से 4 मिलियन का लोन रीपे हो जाता, यानी वो 5 किस्तों में पे होना होता ना, तो 4-4 करके पे हो रहा होता, तो 20 मिलियन पर 6 महीने का इंटरेस्ट निकलना था, और फिर 20 - 4 16 मिलियन पर अगले 6 महीने का। तो 20 मिलियन के इंटरेस्ट में से 1 महीना पीएनएल में और 5 महीने एसेट में कैपिटलाइज, और आखिरी 16 मिलियन के इंटरेस्ट में से 3 महीने कैपिटलाइज, 3 महीने पीएनएल में एक्सपेंस। तो अच्छा सवाल तो ऐसा होगा, इंशाल्लाह पास पेपर में आ जाएगा, ज़हनी तौर पे तैयार किया आपको उसके लिए। फिलहाल तो ऐसा नहीं है, फिलहाल तो सादे लोन चल रहे हैं, आते हैं और जाते ही नहीं, आते हैं और 15 में आया 20 में वापस होना है, इकट्ठा ही होना है, चाहते ना आई। लोन तो वो होगा जो आएगा
और वो कहेगा हर 6 महीने बाद या हर साल बाद इसकी हम किस्तों में रीपेमेंट कर रहे हैं, तो उससे इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट निकलता है लोन की प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग पर, ठीक है ना। तो वो मजे का सवाल होगा फिर। खैर अभी मजा नहीं आ रहा, पर चलो अच्छा है, समझा रहा हूं, साथ साथ एहतियातन तैयार कर रहा हूं। नहीं जी, अब ये कहानी आपके सामने, ठीक है। अब इसमें मामला क्या है, सबसे आसान मार्क्स ये सबसे आसान मार्क्स है क्या, आपका 20 मिलियन का इंटरेस्ट लोन है, ठीक है जी, और इस पर 20% इंटरेस्ट रेट है, ठीक है जी। 20 मिलियन का लोन है और इस पर 20% का इंटरेस्ट पर एनम है, तो ये तो पूरे साल का इंटरेस्ट। कैपिटलाइज कितना कर सकते हैं, 8 महीने का, ठीक है। तो इसको हमने कर दिया 8/12। एंड वालों नजर आ रहा है, जरा छोटी राइटिंग होगी भाई, आज तो बच्चे जरा कम है जी। 2.67 चलें, 2 डेसिमल तक अब चल रहे हैं, अब ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन अब यहीं पे इसको फड़का दो बाकी भी, क्या अगर 8 महीने का पीएनएल में गया है तो बाकी, अब ये ज़हन में होना चाहिए कि लोन पूरे साल आउटस्टैंडिंग रहा है तो इंटरेस्ट पूरे साल का इनकर हुआ है। अब इनकर जो हुआ है उसको डेबिट यानी रिकॉर्ड यानी डेबिट कहां पे करना है, तो 8 महीने का एसेट में डेबिट करना है, 4 महीने का पीएनएल में डेबिट करना है। इनकर हुआ है मतलब एक्सपेंस बन गया है, बैंक को पूरे 12 महीने का पे करना था, ठीक है। तो यहीं पे खड़े, यहीं पे फिर सोचेंगे अगर वो किस्तों वाला होगा तो यहां इंटरेस्ट निकालते हुए भी आपको करना पड़ेगा 20 मिलियन 6 महीने का, फिर 16 मिलियन पे 6 महीने का, जैसे होता है ना तोड़ के, ऐसे यहां से कुछ महीने इधर से बचेंगे कुछ उधर जाएंगे, ठीक है। वो फिर मुश्किल सवाल में ऐसा होगा। एनीवेज 8 महीने का इंटरेस्ट आ गया, एसिड की कॉस्ट में ऐड हो गया, और 4 महीने का इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो इधर आ जाएगा जी, ₹20 मिलियन इंटू 20% इंटू 4 ये 4 महीने कौन से हैं, जनवरी अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और बीच वाले 8 महीने परेशान तो नहीं होते इस बात से। बेसिकली डेबिट की लड़ाई है। डेबिट कहां करें जी, पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट बनता है कितना है वैसे, 20 इंटू 20% कितना बनता है, 4 मिलियन। 4 मिलियन का इंटरेस्ट क्रेडिट तो होना है कैश से या पेएबल जो भी है, ठीक है, उसके डेबिट की लड़ाई है। उसको डेबिट कहां करें जी, 2.67 एसेट में डेबिट करें और 1.33 जो है वो पीएनएल में डेबिट करें, ठीक है जी। अब अगली बात, टोटल 4 मिलियन का इंटरेस्ट बैंक को पे करना बनता था। अगर सवाल में एक लाइन लिख देता, वो आइंदा मैं लिख दूंगा इस सवाल में, यहां पे लिखा होता कि लोन इज रीपेएबल इन 2020 बट इंटरेस्ट इज पेएबल एनुअली ऑन 1 जनवरी ईच ईयर। इसका मतलब क्या होता, 1 जनवरी 15 को जो लोन आया तो एक तो इस साल का इंटरेस्ट इसी दिन पे हो जाएगा, ये कभी भी नहीं हो सकता। इंटरेस्ट इज नेवर पेड इन एडवांस, ये याद रखना। इसलिए ये बात कभी भी ना करना कि जिस दिन लोन आएगा उसी दिन बैंक साल का इंटरेस्ट ले ही नहीं सकता, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब 1 जनवरी 15 से 31 दिसंबर 15 तक के साल का जो इंटरेस्ट बनेगा वो 31 दिसंबर 15 की शाम की बजाय अगले साल 1 जनवरी 16 की सुबह पे हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में आपकी बैलेंस शीट में ये पूरे साल का इंटरेस्ट जो 4 मिलियन आपने बोला ये पेएबल होगा। एक लाइन लिखी होती है ना यहाँ पर सिर्फ कि हर साल का इंटरेस्ट अगले साल के पहले दिन पे होता है, तो बैलेंस शीट में एक चीज आती है इंटरेस्ट पेएबल, और पूरा 4 मिलियन पेएबल होता, या किस्तों वाला है तो 6 महीने का 6 महीने पे होगा, 6 महीने का पेएबल होता। लेकिन ऐसा सवाल में नहीं लिखा हुआ था। तो जब सवाल में ये बात क्लियरली लिखी हुई ना हो तो नॉर्मल अजम्पशन क्या बोली थी आपको कि जो साल का इंटरेस्ट है वो साल के आखिरी दिन पे हो गया होगा, और फिर इसलिए बैलेंस शीट के अंदर हमने कोई पेएबल इसका शो नहीं किया। यानी हमारे दिमाग में अब एंट्री क्या चली, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 1.33, बिल्डिंग डेबिट 2.67 और कैश या बैंक क्रेडिट 4 मिलियन। इसीलिए एक्सट्रैक्ट्स के अंदर कोई पेएबल नजर नहीं आ रहा। ये बात समझ आई है। जब तक सवाल क्लियरली लिखे ना इस बात को, आपने खुद से ये अज्यूम नहीं करना। ओके, क्लियरली लिखेगा कि हमारे साल का इंटरेस्ट अगले साल के पहले दिन, या अगर 6 महीने बाद इंटरेस्ट पे हो रहा है तो वो यूं कहेगा हर 6 महीने का इंटरेस्ट 7वें महीने के पहले दिन।
अब ये क्या हो, इस सवाल में क्या होगा, यकम जनवरी से 30 जून तक का इंटरेस्ट यकम जुलाई को पे हो गया हमारे साल में, फिर यकम जुलाई से 31 नवंबर तक का इंटरेस्ट अगले साल यकम जनवरी को पे होना होगा, तो हमारे साल के एंड में 6 महीने का इंटरेस्ट पेएबल होगा। क्वार्टरली इंटरेस्ट पे हो रहा है तो भी ऐसे ही, हर क्वार्टर का इंटरेस्ट अगले क्वार्टर के पहले दिन, तो जनवरी फरवरी मार्च का यकम अप्रैल को, अप्रैल मई जून का यकम जुलाई को, जुलाई अगस्त सितंबर का यकम अक्टूबर को, यकम अक्टूबर नवंबर दिसंबर का, तो 3 महीने का जो है वो पेएबल आ जाएगा। मंथली इंटरेस्ट पे हो रहा है तब भी ऐसे ही होगा, 1 महीने का इंटरेस्ट पेएबल आ सकता है, लेकिन कब होगा, जब वो क्लियरली बताएगा कि इंटरेस्ट अगर मंथली है, क्वार्टरली है, सेमी एनुअल है या एनुअल है, तो वो पीरियड के एंड की बजाय अगले पीरियड के स्टार्ट में पे होता है, तो फिर आपकी बैलेंस शीट में पेएबल आएगा। और अगर ऐसी बात नहीं लिखी हुई तो खुद से क्या अज्यूम करना है, नॉर्मल अजम्पशन, कि जो एनुअल इंटरेस्ट है तो साल के आखिरी दिन पे हो जाता है, ठीक है। सेमी एनुअल इंटरेस्ट पे होता है तो वो 6 महीने के एंड पे पे हो गया, क्वार्टरली है तो 3 महीने के एंड पे 3 महीने का इंटरेस्ट पे हो गया, मंथली है तो महीने का इंटरेस्ट महीने के एंड पे हो गया। तो यहां पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था तो ये पे हो गया। गॉट इट? सही है। अच्छा यार इतनी बातें कर रहे हैं हम, काम इतना है नहीं सवाल में। असल में इस सवाल को तो सिर्फ ढाल बनाया हुआ है, बातें मैं आपको वो सिखा रहा हूं जो मुश्किल पास पेपर के अंदर आनी है, उस वक्त आए तो पहली बार ना हो ना, यहां पे तो हो सकती है गपशप। सही है। चले, इंटरेस्ट एक्सपेंस कैपिटलाइज होने वाला निकल गया, बाकी पीएनएल वाला भी चला गया। अगला स्टेप क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनकम। अगर इन्वेस्टमेंट का रेट आ रहा है तो इन्वेस्टमेंट इनकम निकालनी पड़ेगी। अब चूंकि ये सरप्लस स्पेसिफिक लोन का इन्वेस्ट होना है, तो जिस अरसे का इंटरेस्ट एसेट में ऐड हो रहा था उस अरसे के दौरान अगर कोई इन्वेस्टमेंट इनकम आती है तो वो भी एसेट में से माइनस होगी। तो आप रिसीट पेमेंट बनाएंगे, उससे बैलेंस निकालेंगे और इंटरेस्ट निकालेंगे। अब रिसीट पेमेंट बनाने का तरीका क्या बताया था, क्या करना होता है, डेट वाइज रिसीट्स और पेमेंट्स पे नंबरिंग कर देते हैं। तो सबसे पहली डेट ये पड़ी यकम जनवरी, फिर यकम फरवरी, फिर यकम जून है, ऐसा ही है, और उसके बाद यकम अक्टूबर, बीच में तो कोई चीज नहीं है, बस यही 4 हैं। और बोलो, यकम जनवरी, यकम फरवरी, यकम जून और यकम अक्टूबर। सही हो गया। अब ये डेट वाइज नंबरिंग आ गई है, अब अपना रिसीट पेमेंट बनाते हैं। सबसे पहले जनाब यकम जनवरी 2015 आ रहा है, इस दिन क्या हुआ है, लोन रिसीव्ड, स्पेसिफिक लोन रिसीव हुआ है कितना, अच्छा। अब सेम डेट तो है नहीं कि इसी दिन पेमेंट होके डब्बा लग के बैलेंस निकले, इसका मतलब यकम जनवरी को ये जो लोन रिसीव हुआ ये सारे का सारा बैलेंस में चला जाएगा और इन्वेस्ट हो जाएगा। बस फर्क ये है कि ये वो महीना है जनवरी वाला जिसके दौरान कमेंसमेंट नहीं हुई कैपिटलाइजेशन की, कंस्ट्रक्शन ही शुरू नहीं हुई। तो इस महीने के दौरान अगर इंटरेस्ट आया है तो वो इंटरेस्ट इधर चला गया है, तो फिर इनकम भी आएगी तो वो इधर ही आनी है, अदर इनकम में चली जानी है। ठीक है, ये बात समझ आई। बहरहाल रिसीट पेमेंट पूरा करते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर किस पे लगा हुआ है, यकम फरवरी को कंस्ट्रक्शन पेमेंट हुई है पहली 8 मिलियन की, तो यहाँ पे हमने लिखा यकम फरवरी 15 फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट आ गई। अच्छा, अगर यहाँ पे परमिट फी पे होती तो वो भी कंस्ट्रक्शन पेमेंट ही है, वो भी यहाँ पे आ जाती, पता है ना, मैप फी परमिट फी पे होती तो ठीक है। अच्छा जी, अच्छा अगर यहीं पे कमिटमेंट फी पे होती तो वो भी पेमेंट है, लेकिन वो पेमेंट का सीन ये होता, अहम बात कर रहा हूँ, कि वो नॉर्मली ऐसा होता है कि यकम जनवरी को लोन आया तो यकम जनवरी को ही वो पेमेंट होती है, तो 20 मिलियन में से लेट से 0.5 मिलियन निकल जाता और 19.5 रह जाता, वो देखेंगे सवालों में। फिलहाल तो यकम फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट कितनी आई। अब स्पेसिफिक लोन का बैलेंस कितना पड़ा है, 20 में से 8 क्या गया कॉन्ट्रैक्टर के पास, बाकी कितना बचा, अब ये है अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट। फिर नेक्स्ट यकम जी नहीं 21 महीने में था, फिर फरवरी में 12 रह गया, अब ये अवेलेबल है, तो 1 महीने का अभी मैंने इनकम निकाली नहीं ना, ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे यकम जून है, यकम जून पे फिर कंस्ट्रक्शन पेमेंट आ रही है, यकम जून 2015 सेकंड कंस्ट्रक्शन पेमेंट कितनी जी, 12 पड़ा है
तो 10 बच गया 2। मजा तब आएगा जब 12 पड़ा होगा और पेमेंट आ जाएगी 15 की, लेकिन उससे पहले जनरल लोन पढ़ा दूंगा। ठीक है, अच्छा यहीं पर मिसाल के तौर पे यूं लिखा होता सवाल के अंदर कि यकम जून को ये पेमेंट हुई और उसके बाद लेट्स से यकम जुलाई को एक और स्पेसिफिक लोन हमने ले लिया, तो क्या करते हैं? ये सब वो चीजें हैं जो आगे कहीं आनी है, मैं तैयारी करा रहा हूं बस इस सवाल में। आज बड़ा अहम लेक्चर है, इसलिए सारी चीजें जो मेरे दिल में आती जा रही है बताता जा रहा हूं, इसमें कुछ नहीं है, ज़हनी तौर पे तैयार करो। ठीक है, अगर यकम जुलाई को एक नया स्पेसिफिक लोन और आ जाए तो कोई बात नहीं, यहां यकम जुलाई लिखेंगे, यहां पे पॉजिटिव लिख के बैलेंस बढ़ जाएगा। स्पेसिफिक लोन्स इसीलिए लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो सेकंड कंस्ट्रक्शन पेमेंट होगी, अब 2 बच गया। अब यकम जून को ये 2 अवेलेबल है और फिर यकम अक्टूबर को ये 2 भी गया और स्पेसिफिक लोन का कड़ाका निकल गया। यकम अक्टूबर 15। अच्छा, जरूरी है जिस दिन प्रोजेक्ट कंप्लीट हो, ये 2 में से 2 गया तो 0। अच्छा, जरूरी है, मैंने कहा कि जिस दिन प्रोजेक्ट कंप्लीट हो उसी दिन ये पेमेंट हो जाए? जरूरी नहीं है, हो सकता है यकम अक्टूबर को कंप्लीट हुआ प्रोजेक्ट और हम कहें यार जरा 2-3 महीने चेक करके फिर बताते हैं आपको, आप यकम नवंबर को ले जाना, लेट से 1 महीने बाद आप यकम जनवरी को ले जाना अगले साल, तो फिर तो बैलेंस शीट में कॉन्ट्रैक्टर को पेबल आ जाएगा, वो वाला बिल आखिरी जो आया होगा। तो ये पेमेंट कंस्ट्रक्शन की पेमेंट हो रही है, जरूरी नहीं है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है, यहां पर लेनी होती हैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट्स और यहां पर लेनी होती हैं कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स, बिकॉज दिस इज रिसीट पेमेंट स्केड्यूल। तो ये फर्क भी कहीं करना पड़ सकता है। तो मैंने आपको क्या बोला था, एसेट की कॉस्ट के अंदर आपने जो प्रोग्रेस बिल आना है ना वो ऐड कर देना है। उस प्रोग्रेस बिल का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्टर क्या कह रहा है, इतनी बिल्डिंग आपकी बन चुकी, तो आपने CWIP डेबिट कर देना है जैसे ही बिल आना है। पेमेंट कर दी तो कैश क्रेडिट, नहीं तो पेएबल। तो यहां पर क्या आएगा, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एसेट में, लेकिन रिसीट पेमेंट स्केड्यूल में कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स आएंगी। मसलन ये आखिरी बिल 2 मिलियन का आया, इधर देखो, तो हम पता है क्या करेंगे, हम यूं करेंगे कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट निकालते हुए, जी कितने जी, पहला 8 का, दूसरा 10 का, तीसरा, अब ये 2 का बिल आया, हमने इसको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में ऐड कर दिया, कितना बन गया, ये 20 बन गया। सवाल में लिखा होता ये बिल रिसीव हुआ यकम अक्टूबर को, जिसको हमने पे किया है यकम जनवरी 16 पे जाके, तब भी ये 2 इधर ऐड होना था, क्योंकि बिल आने का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्टर प्रोग्रेस बिल तभी रेज करता है जब वो प्रोग्रेस हो जाती है। बिल्डिंग कंप्लीट होगी, उसने आखिरी बिल दे दिया, तो बिल्डिंग कंप्लीट हुई है यकम अक्टूबर को, उस दिन से इसको CWIP में डेबिट कर दिया, बिल्डिंग कंप्लीट होगी, PPE बनाओ और इसको डेबिट करना शुरू करो, इधर आएगा। लेकिन रिसीट पेमेंट में फिर ये ना आता, इस साल के रिसीट पेमेंट में ना आता, और ये 2 मिलियन क्या होता, करंट लायबिलिटीज में पेएबल। पर ऐसा नहीं है, ये तो आसान सवाल चल रहे हैं, सारे तरीके बता दिए, आप दरख्त पे चढ़ना बस सिखाना है, बाकी सब कुछ सिखा दिया बिल्ली ने शेर को, एडे तुसी शेर ते एडी में बिल्ली। हाँ अच्छा जी, हो गया काम पूरा है, इन्वेस्टमेंट इनकम निकाल लें। मैं सही बता रहा हूं कि जो चीजें बस जनरल लोन पढ़ाना है, वरना जो पॉसिबल सिनेरियोज हैं आपके सामने रखे हैं, क्योंकि ये चीजें मुश्किल है नहीं, लेकिन एकदम सवाल में आए, ये इकट्ठी की सवाल में आए तो खाम खा परेशान होता है, भी तोड़ तोड़ के एक एक करके बस डिस्कशन होगी ना, ये गपशप होती है, फिर ऐसे लगता है ऐसे कोई कहानी सुन रहे हैं, गपशप सुन रहे हैं, और गपशप में सारा कुछ आ जाता है। फिर जब सवाल में आता है तो कहते हैं हाँ हाँ हमने ये सुना हुआ था, पहली बार नहीं है, हमें पता है जी। 20 का बैलेंस अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट हुआ यकम जनवरी को, और पूरा जनवरी इन्वेस्टेड रहा। अब ये 1 महीने की इनकम है, तो यहां पर ले आओ जी, इसको 20 मिलियन माइनस कर देते हैं। 20 मिलियन क्या, क्यों, ये वाला महीना है, ये वाला महीने में तो इंटरेस्ट एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं हुआ, अभी कमेंसमेंट शुरू नहीं हुई, तो इनकम भी एसेट की कॉस्ट में से माइनस करने की इजाजत नहीं है। उस 1 महीने का इंटरेस्ट ये इधर पड़ा, ये 4 महीने के अंदर, ठीक है, तो फिर इस 1 महीने की इनकम भी इधर, ठीक है। तो यहां पे हमने लिखा आकर इन्वेस्टमेंट इनकम, तो ₹20 मिलियन इंटू 15% है, इंटू 15% है इन्वेस्टमेंट इनकम जी, इंटू 1/12 जी,
0.25 का इंटरेस्ट इनकम है, आप पीएनएल में डालो इनकम से जी। हाँ तो अदर इनकम है, इधर मैंने पहले वो इंटरेस्ट एक्सपेंस भी फाइनेंस कॉस्ट में जाता है, फिर वो क्यों नहीं लिखा, एक्सट्रैक्ट्स बना रहा हूँ ना, ये फाइनेंस कॉस्ट में जाता है ना। कहाँ है फाइनेंस कॉस्ट, लिखो ना ऊपर हेडिंग दो ना, फिर नोट बनाओ ना। एक्सट्रैक्ट्स हैं, जो चीज आ रही है इधर भेज रहे हैं। अभी फाइनल अकाउंट का टॉपिक करेंगे तो ऐसी कोई चीज फेस पे नहीं आएगी, ठीक है ना। ये सब कुछ नोट्स में जाएगा। फेस पे वही होगा जो पहले दिन पीएनएल बनाया था, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, एक लाइन कॉस्ट ऑफ सेल को मिलेगी पीएनएल के फेस पे, जीपी। फिर लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंस और एडमिन एक्सपेंस, ये इकट्ठे भी हो सकते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस कह के, एक लाइन आइटम। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, फिर फाइनेंस कॉस्ट लेस प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स लेस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एक लाइन। अब कॉस्ट ऑफ सेल की तफसील है, फाइनेंस कॉस्ट के अंदर इंटरेस्ट भी आना है, बैंक चार्जेस भी आने हैं, बैंक कमीशन भी आना है, और लटरम पटरम बहुत सारी चीजें आनी, एडमिन के अंदर बहुत सारी चीजें आनी। अदर इनकम में कोई एक ही अदर इनकम नहीं होनी, रेंटल इनकम होगा, और भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड आ गया, कहीं पे इन्वेस्टमेंट की हुई थी, तो वो सारा कुछ इकट्ठा नोट्स में होता है, फिर फेस पे आता है। फिलहाल एक्सट्रैक्ट्स का मतलब ये जहन में आना, और एक्सट्रैक्ट्स ऐसे ही बनने हैं पर्चे में मांगे तो, कि पीएनएल में क्या गया है, तो एक्सट्रैक्ट्स के अंदर ये शो कर सकते हैं। बस ये जहन में कि पीएनएल में क्या जाना है, वो पीएनएल अगर प्रॉपर बनाना पड़े फाइनल अकाउंट में, तो फिर पीएनएल में कहां जाना है वो बाद में देखेंगे। यही तो फाइनल अकाउंट पे 6-8 दिन क्यों लगने हैं, टॉपिक तो सारा पहले तैयार हुआ होगा, यही देखने के लिए कि संभालना कैसे है सवाल को, बड़ा सवाल की चीजें कैसे पहुंचानी, कहां पहुंचानी, वो वही सीखना रह जाता है एंड पे जाके 6-8-10 जितने दिन लगे। अच्छा जी, अब इन्वेस्टमेंट इनकम, इसके बाद ये 12 मिलियन जो है, ये अब इन्वेस्ट होगा यकम फरवरी को, जब 8 इसमें से निकल गया तो अब बाकी 12 बच गया। ये 12 इन्वेस्ट होगा कब, पूरा फरवरी, पूरा मार्च, पूरा अप्रैल, पूरा मई, कितने मंथ्स, 4 मंथ्स तक ये 12 मिलियन आउटस्टैंडिंग रहा। ₹12 मिलियन इंटू 15% इंटू 4/12 प्लस बैलेंस फिर बदल गया यकम जून को। अब यकम जून को बैलेंस बदला, 10 पेमेंट हो गई, तो बाकी बचा कितना, ये 2 मिलियन अब इन्वेस्ट किस दिन कर देंगे, अब यकम जून से पूरा जून, पूरा जुलाई, पूरा अगस्त, पूरा सितंबर, कितने मंथ्स बने, 4 मंथ्स बने। फिर तो ₹2 मिलियन इंटू 15% इंटू 4/12, और इस पूरी ब्रैकेट का आंसर एक ही बार निकालते होते हैं हम कैलकुलेटर पे। अच्छा, कैलकुलेटर पे यूं इकट्ठा लिखना होता है, पता है ना, लिखोगे 12 इंटू 15 इंटू 4/12 जमा 2 इंटू 15 इंटू, तो कैलकुलेटर खुद समझदार है, साइंसी मशीन है, ठीक है ना, तो खुद ही निकाल देगी एंड पे आंसर जी। 0.70, ओके। ले जी, अब नेट कर दिया हमने, तो नेट एक्सपेंस क्या आ गया, 1.97। कोई सवाल के अंदर लोन प्रोसेसिंग चार्जेस वगैरह नजर नहीं आए, सवाल में कहीं पे जनरल लोन का अभी तक कोई जिक्र नहीं आया, तो फिर बस यही है हमारी बोरिंग कॉस्ट जो कैपिटलाइज हुई। अगर लोन प्रोसेसिंग चार्जेस गिवन होंगे, रिसीट पेमेंट में भी लिखेंगे, अभी बताया, यहाँ पे भी लिखेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे, क्या वो पेमेंट नहीं होगी चार्जेस की, होगी तो लिखेंगे। तो यही मैंने आपको बोला है थोड़ी देर पहले कि अगर लोन प्रोसेसिंग चार्जेस होते तो वो नॉर्मली क्या, वो हमेशा ही ऐसे होता है, वो जिस दिन लोन आता है उसी दिन वो पे करके बैंक को हम लोन लेके आते हैं ना, तो वो फिर इधर डिब्बा लग जाना था। लेट्स से 0.5 जी आपको कमिटमेंट फी पे की है, 0.5 मिलियन, तो 20 माइनस 0.5 कर दे उसी वक्त, और 19.5 आपके पास रह जाता है, क्योंकि इफेक्टिवली तो आपका 19.5 ही बचा है, ठीक है, बिल्कुल रिसीट पेमेंट में आता है, आएगा सवालों में तो हम लिखेंगे भी इंशाल्लाह। क्या यार इतने केड़ी गल आ गई रिफंडेबल दी, वैसे बाय द वे इसका क्या ताल्लुक है, रिफंडेबल नहीं होते भाई ये चार्जेस जो बैंक ने लिए हैं, कोई तुक नहीं वैसे जहां पर रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल की हम डिस्कशन करें, लेकिन ये कहां से रिफंडेबल, भाई बैंक ने चार्जेस लिए हैं लोन लेने के, वापस कर देगा, पता नहीं केड़े जी, हाँ लेकिन चार्जेस देने पड़ गए, आप ये कह रहे हैं, तो कोई बात नहीं बेटा, फिर ना लो लोन, चार्जेस ना देने की वजह से लोन ना लो,
लोन लेते ही नहीं है जी, चार्जेस देने पड़ेंगे, क्या ख्याल है? बाइक पे नहीं जाना, कॉलेज ही पेट्रोल लगता है, लगना ही है भाई, आना है तो फायदा भी होगा फिर, जाहिर है। अच्छा जी सुने, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज है 1.97, तो कर दो इसको कैपिटलाइज 1.97, और टोटल अब देखो कोई मैप फी नहीं, कोई ये भाई फॉर्मेट बनाने का सिर्फ मकसद ही यही है कि जब ऐसी कोई चीज आए आपको पहले पता हो कि उसने कहां जाना है। ये नहीं कि जिस सवाल में पहली बार को परमिट फी मैप फी आ गया, मैं उस दिन खड़े होकर समझा रहा हूं नहीं बच्चों ये तो एसिड में कैपिटलाइज, आइए 16 ने कहा, पहले दिन ही बता दिया, आ गया ना। पर्चे में कोई नहीं है फॉर्मेट बनाने की जरूरत, लेकिन पर्चे तक ये बनाने की जरूरत है ताकि ये याद रहे, ठीक है। पर्चे में बस अगर ये दो चीजें होंगी दो ही लिखेंगे, ये ऐसे नहीं बनाएंगे। 21.97, तो असल इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, ये एक्सपेंस में पहले महीने का एक्सपेंस और इनकम में ये एक महीने की इनकम जो एसिड की तरफ नहीं जाने दी आपने, बल्कि पीएनएल में एक्सपेंस आउट और इनकम बनाई, ठीक है। ले जी एसिड तैयार हो गया, अब एसिड को क्या करना है हमने, डेप्रीशिएट, तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा जी। अब इसके लिए आपको एसिड की कॉस्ट चाहिए जो आपके पास अब अवेलेबल है 21.97 मिलियन, ठीक है जी। इसके अब कोई लाइव सवाल में ढूंढो या रेट ढूंढो, तो सवाल के अंदर रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ था 15 साल इसकी लाइफ है, और 1 अक्टूबर को ये रेडी टू यूज हुआ है, तो डिवाइडेड बाय 15 ईयर्स, ये पर ईयर डेप्शन आ गई, इनटू 3 बाय जी 0.37 का डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आ गया, ये डेप्रीसिएशन एक्सपेंस है। तो बिल्डिंग की जो बुक वैल्यू आपने बैलेंस शीट में शो करनी है, उसमें आपने ₹21.97 मिलियन जो कॉस्ट लेनी है, उसमें से माइनस कर देना है आपने ₹0.37 को, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 1 साल की है 21. उसके बाद आपने जो 20 मिलियन का लोन लिया था, वो लोन के बारे में क्या कह रहा है कि लोन रीपेबल है 2020 में, हम खड़े हैं 2015 में, तो फिर 2016 में तो इसमें से कुछ भी रीपे नहीं हो रहा, तो ये सारे का सारा क्या बन जाएगा, नॉन करंट। और अगर ये यूं कहता कि लोन जो आया है, मसलन ये लोन 20 मिलियन का 5-5 मिलियन करके हर साल रीपे होना है, और लेट से हर किस्त 1 जनवरी को पे होनी है, मतलब 1 जनवरी 15 को तो फिर पहला लोन आया उस दिन तो किस्त नहीं ना पे होनी, 1 जनवरी 15 को लोन आया तो 31 दिसंबर 15 पे पहला साल एंड हुआ, तो 1 जनवरी 16 पे फिर 5 मिलियन पे होना है। अगर ऐसा होता सवाल में, तो इसका मतलब इस 20 मिलियन में से 5 मिलियन अगले 1 साल में पे होता नजर आ रहा होता, वो करंट आ जाता, और बाकी 15, 20 का 20 आपकी लायबिलिटी ही होती। और अगर ईयर के एंड पे किस्त पे हो रही होती, तो ईयर एंड से पहले ही आपका 20 से 15 हो जाता, लेकिन फिर भी अगले साल में एक किस्त पे हो रही होती, तो करंट नॉन करंट की बाइफरकेशन करनी पड़ती है आपको किस्तों वाले लोन में। लेट दैट लोन कम, सवाल में आने तो फिर देखते हैं उसको, फिर उसके कड़ाके निकालते हैं। फिलहाल तो सारे का सारा क्या है, लॉन्ग टर्म लोन है, तो लोन पेएबल आ रहा है जी, बैंक से जो लोन लिया आपने वो कितना, पूरा 20। कोई इंटरेस्ट पेएबल नहीं आ रहा, वजह उसकी ये है कि सवाल ने ऐसी कोई बात नहीं की कि इंटरेस्ट जो है वो आपके साल का जो है वो अगले साल के पहले दिन पे होना है, तो फिर नॉर्मल बात यही है, सालाना इंटरेस्ट, लोन बेशक 10 साल बाद वापस हो, इंटरेस्ट आपको पे करना ही पड़ता है 7 साल, तो वो नहीं बताया किस दिन पे हो रहा है, तो नॉर्मल अजम्पशन क्या है, साल के एंड पे वो जो बनता था वो पे हो गया, ठीक है। ये सवाल था जी, ज़रा थोड़ी प्रैक्टिस की हमने मजीद, है ना, ताकीद मजीद, बच्चों वाला सवाल था जी। फिर तो बताओ, आप बताओ क्या करना है। भाई का सवाल आया जी, ये लोन पूरा 20 मिलियन यूज हो गया है, अगर 20 मिलियन पूरा यूज ना हो तो क्या करें, आप बताएं क्या करें। कुछ नहीं करना, ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलेगा, क्योंकि कमेंसमेंट सीजेशन का रूल इधर लिखा हुआ है, तो जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई उस दिन तक का इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा बाद वाला पीएनएल में, इनकम उसके बाद सरप्लस आ रहा है तो पीएनएल में, और क्या करना है, खुद बताना चाहिए था आपको। बिल्डिंग होगी कंप्लीट, इसलिए मैंने CWIP नहीं लिखा,
अगर बिल्डिंग ईयर एंड पे अंडर कंस्ट्रक्शन होती, कंप्लीट ना होती तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आता और फिर वो डेप्रिशिएट भी ना होता। जी ये जो हम लेते हैं कमेंसमेंट लेटर ऑफ लोन रिसीव्ड वर्क स्टार्टेड हो या फर्स्ट कंस्ट्रक्शन। भाई इधर देख लो, इधर ले आओ। हाँ जी, या फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट, अगर पहले अभी तक प्रोग्रेसिव बिल आया है लेकिन पेमेंट नहीं की, तो फिर इस केस में प्रोग्रेसिव बिल की डेट को कंपेयर करना चाहिए। नहीं, पेमेंट को देखना है, लव्स पेमेंट लिखा हुआ है। बहरहाल देख लेंगे, इसको सवाल में आने दो। अगर मगर तो करते रहें बैठ के, आप आगे चलते हैं, सवालों को करते हैं इंशाल्लाह। बहुत सवाल हैं करने वाले, लंबी लिस्ट है, इंशाल्लाह आपके केस आ जाएंगे सामने। 5 नंबर का है कि कमेंसमेंट, ये 5 नंबर का है, ये 2 नंबर का भी आ सकता है, मैं कुछ रोक सकता हूँ? ये कॉन्सेप्ट दिया यार, ठीक है ना। ये 5 से 6 नंबर का हो सकता है, इतना काम। और ये जब एक बार हो जाता है तो ये 2 मिनट का काम है, नॉट मोर देन दैट। अभी इसमें और चीजें ऐड होनी, देख लेना यार। फजूल सवाल मत करो, असल में ना टॉपिक समझ आए तो फजूल सवाल शुरू हो जाते हैं। फॉर्मेट सेम रहेगा, ये 5 नंबर का आएगा। अगर यही समझ ना आया होता ना तो इसी में खुबे होते, सर ये क्या है, इंटरेस्ट इधर क्यों ऐड। वो असल मजे की बात फिर वो होती, टॉपिक समझ रहे होते। चुप करके बैठो, ये होगा वो होगा, टॉपिक खत्म होगा फिर पूछना ये सवाल, ठीक है। टॉपिक जब खत्म हो जाए ना फिर पूछना, भाई सवाल कितने नंबर का आता है, मैं जवाब दूंगा, जरूरत नहीं पड़ेगी, देख लेना। फिर पूछना, फॉर्मेट यही रहना है, जो जवाब दूंगा लेकिन आपका सवाल ही नहीं रहेगा। लेट द टॉपिक एंड, पार्ट 1 को फिलहाल तो करो एंड।